Hello student, I hope you are fine। हम अपना लेसन कर रहे थे राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो उसमें नेक्स्ट हम करते हैं अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग, कि जो शहरीकरण का विकास है वो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ था। तो वहाँ के टेम्पल और किंग्स के बारे में हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन साउथर्न मेसोपोटामिया, कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था। द अर्लीस्ट सिटीज एमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दिस सेटलमेंट्स, इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। दीज वर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये कई तरह के थे। दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, वे शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। फर्स्ट वो था दोज दैट डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड, वे शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। एंड इम्पेरियल सिटीज, और शाही शहर। तो यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जो शहरीकरण हुआ है वो दक्षिण वाले भाग से हुआ है, और इनमें से कुछ एक ऐसी बस्तियां थी जिन्होंने प्राचीन शहरों का रूप लिया था। ये 3 तरह से थे। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए हो। फिर नेक्स्ट सेकंड है वे शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए हों। थर्ड इम्पीरियल सिटीज़, यानी कि शाही शहर। इट इज़ सिटीज़ ऑफ द फर्स्ट 2 काइंड्स दैट विल बी डिस्कस्ड हेयर। यहाँ पर हम पहली 2 सिटी 2 प्रकार के हैं जो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अर्ली सेटल्स दैट देयर ओरिजिन आर अननोन, उसका उद्भव कैसे हुआ, जो प्रारंभिक बस्तियां वगैरह थी कुछ नहीं जानते। बिगन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सिलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेजेस। द अर्लीस्ट नॉन टेम्पल वॉज स्मॉल श्रीन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स, अनबेक्ड होता है कच्ची ईंटें, कि सबसे पहले जो ज्ञात मंदिर था एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड, के जो मंदिर थे वो विभिन्न देवी देवताओं का एक निवास स्थान था। ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, यानी कि एक चंद्रमा देवता जिसको उर कहा जाता था। ठीक है, आपने ये लर्न करना है कि उर कौन था, तो मून गॉड था। और ऑफ इनाना द गॉडेस ऑफ लव, यानी कि प्रेम व युद्ध की देवी कौन थी, तो प्रेम और युद्ध की जो देवी थी वो इनाना थी। यानी कि ये जो शहर विकसित हुए हैं यहाँ पर हम पहले मैंने आपको 3 तरह से बताया है कि किस तरह से शहरों का उद्भव हुआ। सबसे पहले तो शहरों का उद्भव हुआ कहाँ, दक्षिणी वाले भाग में। फिर क्या था, 3 टाइप से हुआ, तो कौन कौन से थे कि वो शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए हों। फिर वो शहर जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए हों। थर्ड शाही शहर, यहाँ पर हम पहले 2 पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि मंदिरों के पास जो शहर बनाए गए थे। सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर था, देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना था। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे हम भी आजकल अपने ये जो मंदिर हैं, तुम जाते हो हर डेली वेज तो देखते हो कि विभिन्न, ये कि हम कह देते हैं कि ये शिव जी भगवान का मंदिर है, ये माता का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो इसी तरह से जो मंदिर थे वो देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जिसमें से यहाँ पर जो देवता आया है वो एक मून गॉड आया, और उस मून गॉड को
उर देवता कहते थे। तो मेसोपोटामिया में देवता कौन था? एक उर देवता था जिसको मून गॉड बोला जाता था। एक देवी थी इनाना, क्या नाम था उस देवी का? इनाना। तो उस इनाना देवी को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है। फिर हम करते हैं इसमें कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक टेम्पल बिकम लार्जर ओवर टाइम विथ सेवरल रूम अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स। कि जो मंदिर है वो ईंटों से बनाए जाते थे, समय के साथ इनका आकार बढ़ता गया क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। जैसे बीच में मंदिर होता, खुला आंगन होता था और चारों तरफ कमरे होते थे। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस फॉर द टेम्पल वो द हाउस ऑफ ए गॉड। कि कुछ प्रारंभिक मंदिर है ना साधारण घरों जैसे ही होते थे, यानी कि जब शुरू में मंदिर बनाए गए तो ऐसा लगता था जैसे वो घर ही हों, परंतु मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष समय के पश्चात भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी और जो सिंपल घर थे उनमें ऐसी कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मंदिर थे ना, जब सबसे पहले मंदिर बनाए गए तो वो जैसे सिंपल अपने घर दिखते हैं ना वैसे ही दिखते थे और उनका मानना भी यही था कि ये भी तो देवी देवताओं का घर ही होता है मंदिर भी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत बदलाव किया जो साधारण घरों से थोड़ा सा अलग था। द गॉड वो द फोकस ऑफ वर्शिप। जो देवता थे पूजा का केंद्र बिंदु होते थे। तो ये क्या करते थे? टू हिम और हर पीपल ब्रोथ ग्रेन कर्ड एंड फिश। तो जैसे आप हर रोज़ या फिर कभी कभार जाते हो मंदिर में तो आपके घर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मिठाई है तो आप लेके जाते हो। तो इसी तरह से ये मेसोपोटामिया के जो लोग थे ये अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन देवी देवताओं के सामने कुछ वस्तुएं भी चढ़ाते थे जैसे हम करते हैं। तो ये आप उनकी वस्तुएं याद कर लीजिए कि वो क्या क्या लेके जाते थे। ग्रेन यानी कि अनाज वो ले जाते थे। कर्ड होता है दही, और फिश मछली ले जाते थे, यानी कि जो इनका ही भोजन था वही है अपने देवताओं को अर्पित करते थे। द फ्लोवर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन। एक आराध्य देव है जो खेतों मत्स्य क्षेत्रों स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। द गॉड वॉज आल्सो था थ्योरेटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। जो मैंने अभी आपको बताया है कि खेतों का मत्स्य क्षेत्रों का स्थानीय लोगों के पशुधन का देवता किसे माना जाता था? आराध्य देव को। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग ग्रेन ग्राइंडिंग स्पिनिंग एंड द वीविंग और वूलन क्लॉथ। कि यहाँ पर जो क्रियाकलाप चलते थे ये मंदिरों में किए जाते थे। तो इन क्रियाकलापों में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ग्रेन ग्राइंडिंग था, ऑयल प्रेसिंग था, स्पिनिंग था यानी कि कताई बुनाई, वूलन क्लॉथ वगैरह, ये सब काम कहाँ? मंदिरों में ही किए जाते थे। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबाव द हाउस होल्ड employer of merchants and keeper of written record of distribution and allotment of grain, flow animals, bread, beer, fish. The temple gradually developed its activities and become the main urban institution. किन सभी गतिविधियों का एक बिल्कुल केंद्र बन गया। यहाँ पर उत्पादित वस्तुएं की जाने लगी मंदिरों में ही और व्यापारियों को नियुक्त किया जाने लगा। तो एक प्रकार से ये बिल्कुल शहरीकरण का केंद्र बन चुका था मंदिर। But there was also another factor on the scene. In spite of natural fertility, agriculture was subject to
hazard. The natural outlet channels of the Frath would have too much water one year and flood the crop. की बाढ़ वगैरह आ जाती, इरिगेशन ये करते थे क्रॉप्स के लिए. And sometimes they would change course altogether. As the archaeologist records show, villages were periodical relocated in Mesopotamia history. There were man-made problems as well. Those who lived on the यही था कि उनमें ना भूमि वगैरह के लिए, पानी वगैरह के लिए झगड़े हो जाते थे कई बार. तो काफ़ी बार इनमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं और परिवार के ऊपर स्तर के उत्पादन का ये मंदिर वगैरह केंद्र बन चुके थे. तो यहाँ पर ये पिक्चर देखना है कि द अर्लीस्ट नोन टेम्पल ऑफ द साउथ. तो एक टेम्पल का वो दिखा रखा वैसे ही इसमें देख लीजिए पिक्चर को. नीचे फिर ये एक पिक्चर है, कुछ लग रहा है ऐसे घर के टाइप सा बने हुई हैं चीज़ें. ये क्या शो कर रहा है देख लीजिए. ए टेम्पल ऑफ ए लेटर पेड 3000 BC विद एन ओपन कोर्ट यार्ड एंड इन एंड आउट फेकेड एज एग्जीक्यूटेड. देखो बीच में आंगन, मतलब फिर चारों तरफ कमरे हैं. इस तरह से कि ये दिखाया गया अभी टेम्पल के बारे में, इसको ध्यान से देखें. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी कहाँ से थे हम. सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड्स दैट विलेजेस डाउन स्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर और दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल. और जो सिल्ट वगैरह उसको साफ़ करने में भी वो इनकार कर देते थे. ब्लॉकिंग द फ्लो वाटर, कि वाटर का जो फ्लो ब्लॉक हो जाता था फर्दर डाउन, नीचे की तरफ आते हुए. सो द अर्ली मेसोपोटामियन काउंट्री साइड सा रिपीटेड कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर. तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनमें भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे. When there was continued warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by distributing the loot and could take rations from the defeated group to employ as their guards or servants. कि जब किसी भी एक क्षेत्र में दो समुदायों के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाले मुखिया अपने साथियों तथा अनुयायियों के बीच लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे और हारे हुए जो लोग हार जाते थे उनके ग्रुप को वो बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे. देखो इसमें ये कहना चाह रहा है ये कि मेसोपोटामिया के जो गांव थे ना उनमें भूमि और पानी के लिए बार बार झगड़े हो जाते थे. जैसा कल आज भी होती हैं ये बातें कि खेतों में है ना भूमि और पानी को लेकर झगड़े हो जाते हैं कई बार. तो ऐसे ही झगड़े अगर दो समुदायों के बीच हो जाते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं तो जो जीतने वाला, देखो जब दो समुदाय में लड़ाई है एक जीतेगा और एक हारेगा. जो जीतने वाला व्यक्ति है, जो मुखिया है, उसके साथ कुछ जो व्यक्ति लगे होते हैं उसके साथ ही उसके न्यायी. तो जो माल इनको इस युद्ध में मिलता, मान लीजिए भूमि को लेकर है, वाटर को लेकर है, तो उससे रिलेटेड जो लूट का माल इन्हें मिलता है तो वह उन्हें भी बांट देता है, उनको खुश कर देता है. और जो समूह हार चुका है, जो समुदाय जो ग्रुप हार चुका है, उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं. सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लोट. वे उन्हें अपने चौकीदार या फिर नौकर बना लेते हैं. सच वार लीडर्स हाउएवर वुड बी हेयर today and gone tomorrow until a time came when such leadership
came to increase the well-being of the community with the creation of new institution और practice। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या को तो बढ़ा लेते थे, परंतु युद्ध में विजयी होने वाला जिसकी जीत होती थी वह नेता स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। समुदाय का जो नेतृत्व है यानी कि उसका नेतृत्व करने वाला हमेशा बदलता रहता था और यही मुखिया आगे चलकर राजा कहलाए हैं। वी कैन इमेजिन ए मैचुअली reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlement of villagers close to themselves to be able to rapidly get an army together। Besides, people would be safe living in close proximity to one another। एक जाने के अपेक्षा लोग वहाँ पर सेफ महसूस करते थे। एट उरक, एक उरक जो पहले भी शहर का नाम आया है, मैंने यहाँ पर आपको लेसन में 2 शहर के बारे में बताया था, एक उरक था एक मारी था। अभी उरक के बारे में थोड़ा आया है। उरक वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन की एक सिटी था, एक पुराना टेम्पल था ये जो उरक शहर था। वी फाइंड descendants of armored heroes and their victim and careful archaeologist survey have show that around 3000 BC इसके आसपास उसकी खोज की गई थी। when Uruk grew to the enormous extent 250 हेक्टर्स में फैला हुआ था। twice as large as मोहनजोदड़ो से दुगना बड़ा। would be in later century dozen of small villages were desert। There had been a major population shift। अब हम उरक शहर के बारे में कुछ बातें पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि मंदिर किस तरह से थे, राजा लोग किस तरह से थे। तो इस तरह से ये कुछ है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरक नगर में काफ़ी तकनीकी हुई थी। Uruk also came to have a defensive wall at a very early date। The site was continuously occupied from about 4200 BC to about 400 CE and by about 2800 BC it had expanded to 400 हेक्टर्स। यानी कि उरक पहले 250 में हेक्टर में था, फिर धीरे धीरे ये जो BC आपको बताई गई हैं BC, तो इनमें 400 हेक्टर्स में ये चेंज हो गया था। वार कैप्टिव एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और डायरेक्टली फॉर द रूलर। दिस रैदर देन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपलसरी। जो कृषि पर वो कर था वो दिया जाता था, वो कंपलसरी था। Those who were put to work were paid ration। Hundreds of ration lists have been found which give against people names and quantities of grain। यानी कि उनके पीपल के नेम के विरुद्ध और जो अनाज की क्वांटिटीज़ हैं क्लोथ एंड ऑयल अलाउटेड टू देम, तो उनको ये चीज़ें अलाउड कर दी गई थी। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ टेम्पल्स टुक 1500 मैन वर्किंग 10 आवर्स ए डे, कि इतने लोग वहाँ पर ये 10 आवर्स के लिए काम करते थे। 5 years टू बिल्ड, 5 सालों में बनाया गया। विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेच स्टोन और मेटल ओर्स, कि ये जो पत्थर थे मेटल आइसक यानी धातु आइसक थे, टू कम एंड मेक ब्रिक्स और ले द ब्रिक्स फॉर ए टेम्पल, की यहाँ पर ईंटें लाई गई उस टेम्पल के लिए बनाई गई। और अलाइज टू गो ए डिस्टेंट कंट्री टू फेच सचुएबल मटेरियल्स।
टेक्निकल एडवांस एट उरक अराउंड 3000 BC। ब्रॉन्ज टूल्स जो कांस्य के यंत्र थे केम इनटू यूज द वेरीज क्राफ्ट की सिल बनाने के लिए यूज़ किया गया। आर्किटेक्चर्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स देयर बीइंग नो स्ट्रेचेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज होल। तो यहाँ पर ये उरक के बारे में बताया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें, फिर हम नेक्स्ट इसमें और करेंगे। ओके।